RN Classes is back with another video for class 10 CBSE students. In this video, we are going to discuss test number 45, that is pre-board 2, which was conducted on the last Sunday. Pre-board 2 was of 2 hours duration of 40 marks, divided into 3 sections as per the latest CBSE pattern. So section A consisted of 6 questions, each of 2 marks. I am straight away starting with discussion of question number 1. Find the values of K for which the quadratic equation this has equal roots. We have to find K for which this equation has equal roots. अब इक्वल रूट्स इस इक्वेशन के, देखो हमारे को पता है अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? When the discriminant is equal to 0. d is equal to 0 होगा, then we will say the roots are real and equal. तो इक्वल रूट्स की कंडीशन चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को मुझे किस में लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ये बन गया kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए. मींस दिस थिंग, तो 4k स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 4k स्क्वायर माइनस 24k शुड बी इक्वल टू 0. ये 0 होना चाहिए. अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन टेक 4k कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहां से आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6. मेरे पास दो वैल्यूज आ गई k की, 0 एंड 6. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे आंसर लिख देंगे 0 एंड 6. नहीं, देखो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें एक कंडीशन होती है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वेरी इंपॉर्टेंट, a 0 नहीं हो सकता. अब यहां पर अगर आप देखो तो k इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. For this to be a quadratic equation, k cannot be equal to 0. Means k 0 नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई. तो आंसर रह गया k is equal to 6. तो फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ k for which this equation has equal roots is k is equal to 6. And now jumping on to question number 2. Find the mode of the following data. इस डेटा का मोड कैलकुलेट करना है. क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है. दिस इज अ ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा के केस में हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ऑफ कोर्स L, F1, F0, F2, H ये सब हमने डिस्कस करा हुआ है क्या. अब ये सारी वैल्यूज मेरे को पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोड. तो सबसे पहला काम मोड कैलकुलेट करने के लिए होता है वी लोकेट द मॉडल क्लास. तो सबसे पहले मॉडल क्लास. मॉडल क्लास कौन सी होती है? द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अब इन फ्रीक्वेंसीज को देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 60 to 80. तो मॉडल क्लास इज 60 to 80. जैसे ही मॉडल क्लास आ गई, ये सारी वैल्यूज मेरे को पता लग गई. L आ गया 60, ठीक है, ये L आ गया. F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये आ गया F1. F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज F0. F2 क्या होता है? F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास immediately succeeding the model class. Succeeding the model class, this class इसकी फ्रीक्वेंसी, so this is F2. And finally H क्या होता है? The class size of the model class. H in this particular case 80 minus 60, that is 20.
क्लियर? बस, तो अब सारी वैल्यूज हमारे को मिल गई, हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड इज इक्वल टू L इज 60 प्लस F1 इज 12 माइनस F0 10 अपॉन 2F1, 2 into 12 24 माइनस F0 10 माइनस F2 is 6 into H is 20। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस इज 60 प्लस दिस इज 2 by 24 माइनस 16 8 into 20, 2 4 20 by 4, this is 5, so the final answer mode of the data comes out to be 65। now moving on to question number 3। क्या है क्वेश्चन? two concentric circles are of radii 5 centimeter and 13 centimeter। you have to find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle means which is tangent to the smaller circle। अब दो concentric circles की बात हो रही है, एक सर्कल एक दूसरा। these are concentric circles means they have the same center। एक चीज, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 13। we have to find the length of the chord of the larger circle की chord which touches the smaller circle means which is tangent to the smaller circle। बड़े सर्कल की chord, say this one, it touches the smaller circle, say at this particular point P। O is say the center of the circle। अब हमें क्या दे रखा है? रेडियई ऑफ द टू सर्कल्स गिवन है, मींस अगर ये ए बी कॉर्ड है तो एक तो हमारे को रेडियस गिवन है छोटे सर्कल का, से ओपी दैट इज 5, और क्या गिवन है? वी हैव द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल से ओबी, ये गिवन है हमारे को 13, ये 5 गिवन है, ये 13 गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल मींस वी नीड टू फाइंड द लेंथ AB की लेंथ बतानी है। अब AB कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ पर जाना है, बट ये कॉर्ड कैसी है? छोटे सर्कल पे टेंजेंट है, तो टेंजेंसी का यूज हो सकता है। ये रेडियस, ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस, तो रिजल्ट हमने करा हुआ है, ये एंगल कितना है? 90। अब अगर ये 90 है, ये 5 है, ये 13 है, तो बीपी लेंथ तो मेरे को मिल ही जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये आ जाती है 12। अब अगर आप ध्यान दो, बड़े सर्कल में ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से कॉर्ड पे क्या बना हुआ है? परपेंडिकुलर बना है, तो ये कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मींस PB विल बी इक्वल टू PA। अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, तो AB की लेंथ कितनी हो गई? AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इट सेज, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meters. Find its length and breadth। बड़ी तेजी से मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। क्या बोला है? अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन करना है, whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ और लेंथ में रिलेशन दे रखा है, लेंथ इज x, ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ, मींस ब्रेड्थ हो गई x माइनस 3। ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है। इट्स एरिया, दूसरी कंडीशन दी है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर। इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर मोर होना चाहिए, किससे? देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। एक पार्क ऑलरेडी बन गया है इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की शेप है, विद इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क।
जो सेकंड पार्क बना है उसका जो बेस है इट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ, इसको बेस लेकर के एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है। एंड ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 मीटर। उस आइसोसेलेस ट्राइंगुलर पार्क का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 12 मीटर। वो कुछ ऐसा सा पार्क बना है। इट इज एन आइसोसेलेस पार्क, आइसोसेलेस ट्राइंगुलर पार्क। ब्रेड्थ को बेस लेकर के, तो ये x-3, इसका जो ऑल्टीट्यूड है मींस ये जो ऑल्टीट्यूड है दिस इज गिवन टू बी 12 मीटर। ऑल्टीट्यूड 12 मीटर है। कंडीशन क्या दी है? द एरिया, कौन सा? ये जो डिजाइन कर रहे हैं पार्क, इसका इज 4 मीटर मोर देन 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ दिस पार्क। एरियाज में रिलेशन। अब इसका एरिया तो मैं लिख सकता हूं भाई, बेस पता है मेरे को, ऑल्टीट्यूड पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क क्या हुआ? हाफ इंटू बेस x-3 इंटू ऑल्टीट्यूड दैट इज 12, दिस एरिया। ठीक है। जो न्यू पार्क है जो डिजाइन कर रहे हैं, इट्स एरिया इज 4 मोर देन 4 स्क्वायर मीटर्स मोर। तो इतने स्क्वायर मीटर तो एरिया था, 4 स्क्वायर मीटर मोर। ये एरिया किस एरिया के इक्वल है? एरिया ऑफ द पार्क टू बी डिजाइन। रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू x-3। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। मींस x मिल जाएगा तो लेंथ भी मिल जाएगी, ब्रेड्थ भी मिल जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। यहां से ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 6x माइनस 18 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको सॉल्व करा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x, तो ये बन जाएगा माइनस 9x। इधर है माइनस 14, साइड चेंज हुई तो प्लस 14 इज इक्वल टू क्या बचा इधर? 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बहुत सिंपल है, इट बिकम्स x-7 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। तो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2। यहां तक तो हो गया। अब x है क्या? x है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ है, और ब्रेड्थ उससे 3 यूनिट्स लेस है, ब्रेड्थ उससे 3 मीटर लेस है। मीन अगर मैंने x को 2 लिया तो ब्रेड्थ क्या बन गई? 2 - 3 - 1। इज इट पॉसिबल? नो। तो x इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं सकता। तो x क्या होगा? 7 होगा। x अगर 7 आया तो ब्रेड्थ हो गई 7 - 3 दैट इज 4। सो द डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 7 मीटर एंड 4 मीटर। That is the final answer. And now moving on to question number 5. A solid metallic sphere of radius 3.5 centimeter is melted and recast into number of smaller cones, each of base diameter 3.5 centimeter and height 1 centimeter. Find the number of cones so formed. क्या बोला है क्वेश्चन में? Solid metallic sphere रेडियस 3.5 इज मेल्टेड। सॉलिड स्फीयर को मेल्ट कर दिया और क्या कर दिया? एंड रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, छोटे छोटे कोन्स बना दिए। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म। अब अगर आप एक सॉलिड को मेल्ट करोगे और उससे कुछ डिफरेंट सॉलिड्स बना दोगे, तो दोनों चीज जो हैं, ओरिजिनल एंड द रिकास्टेड सॉलिड्स, इनमें कंपैरिजन किसमें होगा? कंपैरिजन होगा देयर वॉल्यूम। क्यों? आपने एक सॉलिड को मेल्ट करा, दूसरा सॉलिड क्रिएट करा, तो दोनों में सेम क्या रहने वाला है? वॉल्यूम सेम रहेगा। अब स्फीयर को मेल्ट करा तो स्फीयर का वॉल्यूम हम सबको आता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। रेडियस इज 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब इस स्फीयर को मेल्ट करके आपने करा क्या? आपने बना दिए नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है। अब जब नंबर ऑफ कोन्स बना दिए हमने, एक कोन के केस में अगर हम बात करें, क्या बोला है?
Diameter is 3.5. इसका जो diameter है that is 3.5. Its height is 1. Diameter is 3.5 means 7/2. तो radius क्या हो गया? 7/4. तो radius is 7/4. Height is 1. तो एक कोन का वॉल्यूम क्या हो गया? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर. तो 7/4 का स्क्वायर इंटू h. h इज 1. ये तो वॉल्यूम आया एक कोन का. क्या एक ही कोन बनाया? इंटू नंबर ऑफ स्मॉलर कोन. हमें नहीं पता कितने बनाए. से नंबर ऑफ कोन्स इज n. तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू नंबर ऑफ कोन्स विल बी द टोटल वॉल्यूम. और ये वॉल्यूम कहां से आया? यहां से आया. मीन्स इज इक्वल टू. बस इसको सॉल्व करेंगे. वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n. कीपिंग n here and shifting everything to the left hand side. तो ये बन गया 4/3 into pi into 7/2 7/2 7/2. इनकी साइड चेंज करिए तो ये डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर में आ गए. 3 into 4 into 4 upon 1 into 7 into 7 into 1. क्लियर? और एक रह गया ये पाई. तो अब देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. 2 7 है. 2 7 कैंसिल हो गए. 2 2 जा 4. 4 से 4 कैंसिल हो गया. 3 से 3 कैंसिल हो गया. और ये 2 2 से इसको कैंसिल कर दिया. 2 2 जा 4. तो अब क्या रह गया? 2 into 7 14 into 4 56. So n comes out to be 56. So find the number of cones so formed. So number of cones so formed is equal to 56. And now passing on to question number 6. The amount of money in the account every year when rupees 40,000 is deposited at compound interest at the rate 8% per annum. Does the list of numbers involved makes an arithmetic progression? Why? कौन सी नंबर्स की बात हो रही है? अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 40,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम. कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा इन्वेस्ट करा है. अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर. अगर आप रिकॉल करो, अमाउंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. व्हेन प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to the power n, where n denotes the number of time periods. अब एवरी ईयर की बात करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम. तो n denotes the number of years. भाई फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें तो अमाउंट कितना होगा अकाउंट के अंदर जब इंटरेस्ट लग जाएगा? 1 ईयर के लिए अगर हमने पैसा रखा तो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 40,000. तो फर्स्ट ईयर के केस में बन जाएगा 40,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 1 ईयर के लिए. अब अगर 2 ईयर्स के लिए हम पैसा रखते हैं तो 2 ईयर्स में अमाउंट क्या बन जाएगी? 40,000 इंटू 1 प्लस 8/100 स्क्वायर. अगर 3 इयर्स के लिए हम पैसा रखते हैं तो अमाउंट बन जाएगी 40,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 3 एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. हर ईयर की अमाउंट्स, ये अमाउंट्स आएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, डज दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? आंसर इज नो. व्हाई? वी कैन चेक. इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, और इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, दोनों केसेस में जो डिफरेंसेस आते हैं दे आर नॉट इक्वल. ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल नहीं है. दैट्स व्हाई दिस लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP. एंड नाउ वी आर पासिंग ऑन टू क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी. सेक्शन बी में थे हमारे पास 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच.
उनमें पहला क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द पेपर, इन अ टेस्ट marks obtained by 120 students are given in the following table. Find the mean marks obtained by a student. हमने क्या करना है? We have to find the mean marks. Mean of the data find करना है. Marks given है, number of students given है, number of student means frequency given है, say FI. हमने mean of the data निकालना है. अब mean of the data निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं, we make a column for the class marks. Class marks, that is XI. Class marks, XI का कॉलम हम बनाते हैं. XI क्या होता है? The mid value of the class interval, the class mark. तो 0 to 20 की mid value 10, 20 to 40 की mid value 30, 40 to 50 की mid value 40 plus 50, 90 by 2, 45, then 50 to 60 की 55, 60 to 70 की 65, 70 to 80 की 75 और 80 to 100 की 90. तो ये आ गई क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स मिल गए हमारे को. अब इसमें ध्यान देना है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जी यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 का है, यहाँ 10 का हो गया, यहाँ 10 का हो गया. मीन जब हम निकालते हैं, मीन निकालते हुए वी मेक एन assumption all the values in a particular class interval are centered at the mid value. तो जब 40 to 50 में बात कर रहे हैं तो 40 to 50 की mid value 45. All observations are centered at the mid value. जब हम बात कर रहे हैं 80 to 100 की, means all values are centered at the mid value 90. तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल साइज होगा, ये कोई जरूरी नहीं है. जैसा भी होगा आपको उसी के हिसाब से एक्सरसाइज बनाना है. वंस आपने ये काम कर लिया, इसके बाद मीन कैलकुलेट करने के लिए एक तो है डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं, FI XI कर. दूसरा है वी कैन गो विद द एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड में जाते हैं तो इसमें से किसी भी एक वैल्यू को मीन एज्यूम करते हैं, से 55 को. तो लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 55. ये हमने एज्यूम कर लिया. जब हमने ये कर लिया तो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डिविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, दैट इज DI. डिविएशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? XI माइनस A. XI माइनस A. तो XI ए रहा, A ये रहा. तो 10 माइनस 55 माइनस 45, 30 माइनस 55 माइनस 25, 45 माइनस 55 minus 10, 55 minus 55 is 0, 65 minus 55 is 10, 75 minus 55 is 20, and 90 minus 55 is 35. Clear? अब DIs आ गए हमारे पास. तो इसके बाद हम क्या करेंगे? We make the column for sum of deviations. तो FI into DI, FI into DI. अब FI into DI करना है तो 7 into minus 45, that is minus 315, 13 into minus 25. देखो 25 into 10 होता है 250 और 25 into 3 होता है 75. तो minus 325, 15 into minus 10 तो minus 150. आगे चलें. 20 into 0 is 0, 18 into 10 180, then 32 into 20 640, and 15 into 35. 15 into 30 होता है 450, 15 into 5 75. 450 and 75 gives me 525. तो ये हो गया FI DI. अब जब हम एज्यूम्ड मीन से मीन कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI DI ओवर समेशन FI. अब A तो पता है हमारे को 55 प्लस समेशन FI DI का टोटल, इसका टोटल करना है. तो यहां पे अगर हम देखें तो ये तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं. नेगेटिव वाली कितनी है? 315, 325, 640 एंड 150. तो माइनस 790. और पॉजिटिव में देखें तो 180, 640, 820 प्लस 525, तो 1345. ये हो गया.
अब इन दोनों को जब हमने ऐड करा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो समेशन FI/DI हमारे पास आ गया 555 और समेशन FI इनका टोटल ये हमारे को दे रखा है 120 स्टूडेंट्स हैं, तो इनका टोटल है 120। तो यहां पे वैल्यूज प्लेस करेंगे 555 डिवाइडेड बाय 120। इसको सिंप्लीफाई करा तो दिस कम्स आउट टू बी 55 प्लस 37/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 440 प्लस 37, 477/8। That will give me the final answer, and the final answer is 59.625. So the mean marks obtained by the student are 59.625. Now passing on to question number 8. Question number 8 क्या है? Draw a pair of tangents PQ and PR to a circle with center O and radius 4 centimeters from the point P, which is at a distance of 5 centimeters from the circle. क्या करना है? This is a question on constructions. We have to draw a pair of tangents PQ and PR to a circle with center O. सबसे पहले रफ में देखते हैं, एक सर्कल with center O, radius is 4 centimeters. इसका जो रेडियस है that is 4 centimeters. We have to construct tangents PQ and PR from a point P, और P point क्या है? Which is at a distance of 5 centimeters from the circle. सर्कल से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर P पॉइंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या करा? सेंटर से 5 सेंटीमीटर ले लिया। पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। सर्कल मींस बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यहां से 5 सेंटीमीटर, ये 4 है, इससे 5 और आगे चले गए आप, तो यहां पे कहीं आप इस पॉइंट से आपने टेंजेंट्स टू द सर्कल बनाने हैं। तो ये जो P पॉइंट है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, और यहां से आपने टेंजेंट टू द सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। देखो, टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हर स्टूडेंट को आती है कंस्ट्रक्शन, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। सर्कल ऑफ रेडियस 4 हमने ले लिया, ये सर्कल बना दिया विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन गया। वंस ये बन गया, इसके बाद हमने P पॉइंट ढूंढना है। तो P पॉइंट को ढूंढने के लिए हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। से दिस पॉइंट इज A, OA को प्रोड्यूस करेंगे। कितना प्रोड्यूस कर देंगे? टू अ पॉइंट P सच दैट AP इज 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर एक रेडियस बनाया, उसको प्रोड्यूस कर दिया 5 सेंटीमीटर। अब ये जो P पॉइंट है, इसका सर्कल से डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। P पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल से कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब P पॉइंट से आपने टेंजेंट्स बनाने हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम? ये जो लाइन सेगमेंट बन गई OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। अब ये 4 है, ये 5 है, नेचुरल है, वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट विल बी समवट लाइक दिस। तो आपने इसका मिड पॉइंट लोकेट कर लिया से X, इसको सेंटर लेकर के XO डिस्टेंस को रेडियस लेकर के हम इस सर्कल को कट करेंगे बेसिकली यहां पे और यहां। ये जो 2 पॉइंट्स आ गए, इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं P से ज्वाइन करता हूं लाइक दिस और इधर से इधर, सो दीज विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स PQ एंड PR जो हमने कंस्ट्रक्ट करने थे। तो ध्यान दो कि कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज गिवन फ्रॉम द सर्कल, नॉट फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? तो देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। And now moving on to question number 9. The angles of depressions of the top and the bottom
of a 16-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. Use under root 3 is equal to 1.73. क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं किसके, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 16 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे एक बिल्डिंग बना दी हमने 16 मीटर टॉल, ठीक। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस, इसके टॉप का इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे बना हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, एंड बॉटम का इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से इधर ज्वाइन करा, तो ये एंगल दे रखा है हमारे को 45 डिग्री। क्लियर, वो 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मीन्स ये हमने फाइंड करना है एक चीज, और हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। एक बिल्डिंग ये रही, एक बिल्डिंग ये रही, इनके बीच में डिस्टेंस। ये दो चीजें हैं जो हमने फाइंड करनी है। अब ध्यान दो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फिगर बनाना, फिर फिगर को डिस्क्राइब करना। अब फिगर को डिस्क्राइब करना है तो लेबलिंग होनी चाहिए ए बी। सी डी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब ये एंगल्स बन गए। डी पर अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, say this point is E, तो ये जो एंगल्स बने, ये 30 डिग्री का एंगल था, तो ये वाला एंगल मेरे को मिल गया कितने डिग्री, 30 डिग्री। ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरे को मिल गया 45 डिग्री का। इतनी लेबलिंग जब हमने कर ली, तो ये दो हैं जो आपको फाइंड करने हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये एंगल है 45 डिग्री का, और 45 डिग्री का एंगल इज वेरी नाइस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इट्स वेरी नाइस। क्यों? tan 45 का जैसे ही मैं यूज करूंगा तो ये और ये दोनों आ जाएंगे बराबर। इफ दिस इज h, दिस इज ऑल्सो h। अब हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हमने निकालनी है, ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ये हमने निकालना है, दोनों सेम है। तो अल्टीमेटली आपका टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू आनी चाहिए। अब h की वैल्यू आएगी कैसे? ये 16 मीटर है, तो मुझे EC डिस्टेंस तो मिल ही जाएगा, ये भी तो 16 होगा। ये पूरा हमने लिया h, ये 16 है, तो मेरे पास DE डिस्टेंस भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ h। दिस विल कम आउट टू बी h माइनस 16। अब AC h था, तो अगर आप देखो तो BE भी कितना हो जाएगा, h। मेरे ख्याल से h में एक रिलेशन मिलता ही प्रॉब्लम इज ओवर। और tan 30 का अगर मैं यूज करूं तो DBE ट्राइंगल में, इसमें इन ट्राइंगल DBE, ये है h माइनस 16 अपॉन h is equal to tan 30, that is 1/√3। इसको सॉल्व करके कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ h? बिल्कुल, देखते हैं। ये हो गया h√3 माइनस 16√3 इज इक्वल टू h। h वाली टर्म एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ, तो ये हो गया h√3 माइनस h इज इक्वल टू 16√3। तो यहां से h कॉमन लिया तो ये आ गया √3 माइनस 1, साइड चेंज करी, 16√3 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर? इतना करने के बाद हम करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 इन्वॉल्व है, तो इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1।
तो डिनोमिनेटर पे क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 3 - 1 दैट इज 2, और 2 से 16 कैंसिल हो गया, ये आ गया 8। तो ये h आ गया बेसिकली 8√3 इंटू √3 + 1। ये पता क्या बना, 8√3 इंटू √3 24 प्लस 8√3। अब √3 की वैल्यू दे रखी है, हमने √3 में आंसर नहीं छोड़ना, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। यहां पे मैं √3 की वैल्यू प्लेस करूंगा। जैसे ही मैंने √3 की वैल्यू प्लेस करी, सिंप्लीफाई करा, तो मेरे पास h आ गया 37.84 मीटर। अब हमारा टारगेट क्या था, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जिसको हमने दिया था h, तो h की वैल्यू आ गई। तो पहला आंसर एंड में जो लिखना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 37.84 मीटर। उसके बाद दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स AC, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज 37.84 मीटर। इतना लिखोगे तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? नाउ वी आर पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, the following table shows the monthly electricity consumption of 136 families in a society. Calculate the median monthly consumption of a family. Monthly consumption in units दे रखी है, number of consumers दे रखे हैं। कितने consumers हैं? 136 families का डेटा है। We have to find the median. Median monthly consumption कितनी है? Means median of the data हमने find करना। अब मीडियन ऑफ द डेटा फाइंड करना है। मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, हमारे को पता। तो सबसे पहला काम होता है मीडियन क्लास लोकेट करनी है। अभी तो यहां पर क्लास इंटरवल्स फॉर्म में डेटा नहीं है। कैसा दे रखा है? लेस देन 85 8 कंज्यूमर्स, लेस देन 105 वाले 18, लेस देन 125 वाले 44। मींस ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। भाई लेस देन 85 वाले इतने हैं, लेस देन 105, लेस देन 125, लेस देन 125 में सारे आ गए मिला करके, तो ये इतने। तो सबसे पहले मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? क्लास इंटरवल फॉर्म में। क्लास इंटरवल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इंटरवल की अगर मैं बात करूं, लेस देन 85, देखो यूनिफॉर्म विड्थ है, तो पहले इंटरवल को भी यूनिफॉर्म विड्थ में अगर हम माने तो ये हो जाएगा 20 की विड्थ है, तो 65 to 85। नेक्स्ट विल बी 85 to 105, नेक्स्ट विल बी 105 to 125, नेक्स्ट 125 to 145, देन 145 to 165, 165 to 185, and the last will be less than 205 है, तो 185 to 205। तो ये बन गई क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स बना दी। वंस क्लास इंटरवल्स बन गई, तो इसके बाद हम करेंगे क्या चीज? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। क्यों? फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से यूज है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी हमारे को। इनफैक्ट अगर आप देखो, लेस देन 105 की जब मैं बात करता हूं, तो ये दोनों इंटरवल्स आ गई ना, तो यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। क्यों? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये तो बेसिकली है CF, हमें चाहिए F, क्योंकि फॉर्मूले में F का भी यूज होना। तो फ्रीक्वेंसीज हम बना लेते हैं। भाई 65 to 85, लेस देन 85 में 8 है, तो 65 to 85 में कितने आ गए? 8। जब हम बात करेंगे लेस देन 105, लेस देन 105 में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये दोनों आ गए 18। तो इसका मतलब है सिर्फ अगर मेरे को इस पार्ट के लिए चाहिए, तो 18 में से 8 को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 10। फिर जब मैं बात करूंगा लेस देन 125 की, तो यहां तक के सारे आ गए, मीन्स ये दोनों, ये जो 18 है ये भी आए, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा 44 में से, तो ये आ गया 26। ऐसे ही आगे चलेंगे, तो 125 to 145 में इसमें से इसको माइनस करा, तो ये आ गया 40। आगे चलें 145 to 165 में 112 में से 84 माइनस हुआ, तो ये आ गया 12 + 16 28। फिर आगे चलते हैं 165 to 185 में, तो 128 में से 112 माइनस हुआ 16, एंड फाइनली 185 to 205 की फ्रीक्वेंसी 136 - 128 इज 8। फ्रीक्वेंसीज आ गई।
इसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला अगर देखें तो मीडियन होता है, क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें L क्या इंडिकेट करता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास लोकेट करनी है। मीडियन क्लास कौन सी होती है, द क्लास इन विच n/2th ऑब्जर्वेशन लाइज। n/2th, अब टोटल है 136, तो 136/2th दैट इज 68th ऑब्जर्वेशन जहां पे लाई करेगी। अब 68th ऑब्जर्वेशन देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, देखो 68th ऑब्जर्वेशन 44 तक यहाँ है, 84 तक यहाँ है, तो 68th ऑब्जर्वेशन इन दोनों के बीच में आने वाली है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है दैट इज 125 to 145। So this is the median class। तो L आ गया 125, तो 125 प्लस n/2 तो हमने कैलकुलेट ही करा है 68 माइनस CF। CF किसका होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 44, दैट इज 44 अपॉन F। F इज द फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 अपॉन 40 इंटू H। H कितना है, देखो H इज 125 to 145, तो क्लास साइज 20, तो ये हो गया 125 प्लस 68 माइनस 44 इज 24, 24/2, तो ये हो गया 12, तो 125 प्लस 12 गिव्स मी 137। ठीक है, तो ये आ गया मीडियन ऑफ द डेटा। हमारे को लिखना था द मीडियन मंथली कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली, तो स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे द मीडियन मंथली कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज 137 यूनिट्स, फाइनल आंसर। And now we are passing on to the last section, section C of the paper, which consisted of 4 questions, each of 4 marks, including 2 case study questions at the end. So starting with the first one from section C, that is question number 11. What it says in the given figure given है, PA and PD are tangents to the circle from an external point P. PA and PD are the tangents. XY is another tangent, XY is another tangent at point Q. AP is equal to 17. ये गिवन है हमारे को, AP that is 17 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, XQ is equal to QY is equal to 3.5. XQ is equal to QY is equal to 3.5 सेंटीमीटर। XQ, QY दोनों 3.5 सेंटीमीटर। Then find the length XP plus YP। आपको लेंथ फाइंड करनी है किसकी, XP plus YP। अब XP plus YP लेंथ फाइंड करनी है। अगर मेरे को XP और YP मिल जाएं तो दोनों का सम निकाल सकते। अभी हमें पता क्या है, हमें यह पता है कि ये पूरा 17 है, और हमें क्या पता है, XQ 3.5 है। अगर आप ध्यान दो, XQ इस फिगर में और XA ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट X। X से XQ टेंजेंट है और X से XA टेंजेंट है। तो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5। अब अगर ये 3.5 हो गया, ये पूरा 17 था, तो XP लेंथ तो मेरे को मिल गई कितनी, 13.5। 17 माइनस 3.5, 13.5। अब YP लेंथ भी फाइंड करनी है। हमें ये 3.5 पता है। अगर आप ध्यान दो, YQ इज 3.5। Y पॉइंट से YQ एंड YB ये क्या है, टेंजेंट्स। अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा, 3.5। एक और चीज, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PAB और PB ये दोनों टेंजेंट्स हैं। अगर ये 17 था तो PB की लेंथ भी तो कितनी है, 17।
अगर ये 17 है, ये 3.5 है, तो पी वाई की लेंथ भी मेरे को मिल गई 13.5। दोनों को ऐड करा तो आई विल गेट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ जाता है। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर हाउ वी शुड राइट द सॉल्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट वी मस्ट नो हाउ टू राइट द सॉल्यूशन। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस, सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में रीजन आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये लिख दिया आपने। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 17 आ गया। उसके बाद आप लिखोगे XQ इज इक्वल टू XA इज इक्वल टू YQ इज इक्वल टू YB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अगेन सेम रीजन यहां पे कॉपी डाउन होना। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, XA XQ इक्वल हो गए, YB YQ इक्वल हो गए। क्लियर? वंस ये चीज आ गई, उसके बाद आप लिखोगे PX इज इक्वल टू PA माइनस AX विच इज इक्वल टू 17 माइनस AX हमने यहां से उठाया 3.5 इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर। Similarly, PY is equal to 13.5 centimeters. So, XP plus YP is equal to 13.5 plus 13.5 is equal to 27 centimeters. Final answer. तो ये सारा का सारा प्रॉपर वे में लिख करके चलोगे तब नंबर पूरे मिलने हैं, अदरवाइज मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। इजी क्वेश्चन है, लेंथ कम है, स्टेप्स शुड बी प्रॉपर। क्लियर? एंड नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ लेते हैं। अ वुडन टॉय रॉकेट is in the shape of a right circular cone mounted on a cylinder as shown. ये figure given है। The height of the entire rocket is 52 centimeter. Height of the entire rocket is 52 centimeter, and that of the conical part is 12 centimeter. Conical part की height है 12 centimeter. The base of the conical portion has radius 2.5. Base of the conical portion, this one means base of cone has a radius 2.5 centimeter. ये given है. While base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. Base diameter of the cylindrical portion, which is this one, is 3 centimeter. The conical portion is to be painted green. Conical portion को green and the cylindrical portion yellow. Find the area of the rocket painted with each of these colors. Green color से कितना पेंट हुआ, येलो कलर से कितना पेंट हुआ, वो एरिया फाइंड करना। Use pi is equal to 3.14. Also find the volume of the toy. Volume of the toy भी फाइंड करना। तो कैलकुलेशन वर्क है। ठीक, अब क्वेश्चन को जितना हमने समझा, ये वुडन टॉय रॉकेट है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, टोटल हाइट 52, कोनिकल पार्ट की हाइट 12, बेस रेडियस ऑफ किसका, कोन, कोन का बेस रेडियस मींस दिस थिंग इज गिवन 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 5/2, और बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 3, तो बेस रेडियस की बात करूं तो सिलेंडर का ये हो गया 3/2 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ग्रीन,
तो कोनिकल पोर्शन ग्रीन पेंट करना है। तो अब ग्रीन पेंट में कौन कौन सा एरिया आएगा? अगर हम देखें कोनिकल पोर्शन को ग्रीन पेंट करना है तो कोनिकल पोर्शन कहां पर है? ये। तो कोन की ये वाली सरफेस तो होगी ग्रीन पेंट, मीन्स CSA प्लस, और कहां पे होगा पेंट? अगर आप ध्यान दो जहां पे सिलेंडर अटैच हुआ, जो ये बेस बना, तो ये जो बेस है इसके अंदर सिलेंडर तो यहां, तो ये जो पार्ट रह गया ये किसका पार्ट है? कोन का, क्योंकि ये बेस ऑफ कोन है, ये बेस ऑफ सिलेंडर है। तो बेस ऑफ कोन का ये वाला जो पार्ट रह गया, इस पे भी क्या होगा? ग्रीन पेंट होगा। मीन्स बेस। अब बेस जब निकालना है तो ध्यान से कोन का जो बेस निकालेंगे उसमें से सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है उसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये होगा ग्रीन। इसी टाइप से येलो की अगर हम बात करें तो येलो पेंट जो है, येलो कलर कहां पर होना है? येलो कलर होना है सिलेंड्रिकल पार्ट पे। सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसमें कहां पर येलो कलर होगा? सिलेंडर की कर्व सरफेस येलो, ये तो सिलेंडर के लिए है, तो इस केस में कर्व सरफेस प्लस बेस, ये भी तो है। यस। अब ये कैलकुलेशन वर्क है जो हमारे को करना है। देखते हैं सबसे पहले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? दैट इज पाई आर एल। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट तो पता नहीं भाई, ये 5/2 है और हमें हाइट पता है 12, ये 12, ये 5/2। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन आई फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट ऑफ द कोन मैं फाइंड कर सकता हूं। स्लांट हाइट आ जाती है √of 601/2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, दिस कम्स आउट टू बी 24.51/2। ठीक, तो स्लांट हाइट आ गई 24.51/2। दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। कोन की स्लांट हाइट आ गई। वंस कोन की स्लांट हाइट आ गई तो पाई आर एल प्लस, अगर आप ध्यान दो बेस, बेस में हमने निकालना है ये वाला एरिया। ये एरिया कैसे निकलेगा? पाई इंटू आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो पाई इंटू आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर हमने लिया आर स्मॉल, तो कोन का बेस रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर। तो कोन का बेस रेडियस अगर हमने स्मॉल आर लिया तो बेस ऑफ कोन, तो यहां पर हमारे को लेना पड़ेगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान से अब तो वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रख करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। पाई की वैल्यू 314/100, 3.14 बोलिए, इंटू आर, कोन का बेस रेडियस 5/2 इंटू एल, एल हमने निकाल लिया 24.51/2 प्लस इसमें एडअप होगा, क्या एडअप होगा? ये चीज एडअप होगी 314/100 इंटू आउटर रेडियस, भाई कोन का बेस रेडियस दिस वन, दैट इज 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस, इनर रेडियस कितना आएगा? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। ये चीज हो गई। इसको कैलकुलेट करेंगे टू गेट द फाइनल आंसर। तो यहां से हमारे को मिल जाएगा कोनिकल पार्ट में कितना पेंटेड एरिया है, मतलब ग्रीन एरिया। और इसका फाइनल आंसर जो आता है हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 108.76 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड ग्रीन। बाकी कैलकुलेशन वर्क है वो आप कर सकते हो, मैंने आपको बेसिकली सारा दिखा दिया। इसी में आगे चलते हैं। नाउ एरिया टू बी पेंटेड येलो। येलो में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं।
2 पाई r। अब कोन के सिलेंडर के केस में जो रेडियस है, सिलेंडर बेस ऑफ सिलेंडर इज दिस वन, तो रेडियस इज 3/2, 2 पाई r h सिलेंडर की हाइट। टोटल इज 52, दिस इज 12, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी हमारे पास 40। तो 2 पाई r h ये हो गया, प्लस बेस क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू गेट द आंसर, एंड द फाइनल आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस कम्स आउट टू बी 383.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो अब हमारे पास आ गया ग्रीन एरिया कितना आया, 108.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पेंटेड येलो, एरिया कलर्ड येलो, 383.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो दोनों एरियाज आ गए, एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। इसके बाद आपको निकालना था वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ दिस, तो वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू सिलेंडर की हाइट दैट इज 40, प्लस कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कोन के केस में रेडियस इज 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर इंटू कोन की हाइट दैट इज 12। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड दैट कम्स आउट टू बी 361.1 सेंटीमीटर क्यूब। तब जाकर के ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वर्क है, बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स प्रॉपर पूरी लेंथ है इसके अंदर। तो अलग अलग वेज में आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे स्लांट हाइट, स्लांट हाइट के बाद कोनिकल पोर्शन जो ग्रीन पेंट करना है उसका एरिया निकालोगे, फिर सिलेंड्रिकल पोर्शन जो येलो पेंट करना है उसका एरिया कैलकुलेट करोगे, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, और एंड में तीनों के आंसर्स आपको लिखने हैं। सो एरिया पेंटेड ग्रीन या एरिया कलर्ड ग्रीन इज दिस मच, एरिया कलर्ड येलो इज दिस मच, ठीक है, दिस मच, एंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज दिस मच। तीनों आंसर्स एंड में आने चाहिए। क्लियर? And now we are passing on to the last 2 questions of the pre-board 2, and both the questions are based on case study. तो क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट केस स्टडी है, रीड कर लेते हैं। माउंटेनियरिंग और अल्पिनिज्म इज द सेट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व असेंडिंग टॉल माउंटेन्स। Mountaineering related activities include traditional outdoor climbing, skiing, and traversing via ferrets. A federation of alpine clubs, the International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA), is the International Olympic Committee recognized world organization for mountaineering and climbing. Bhaskar, a professional climber, climbed a mountain. At the top of the cliff, 800 meters above the sea level, he observed the angles of depression of 2 shapes to be 45 degrees and 30 degrees respectively. If the line joining them points straight at the foot of the cliff, then first part is find the distance between the 2 shapes, and the second part is find the distance of the nearest ship from the foot of the cliff. This is a case study based question. तो स्टार्टिंग में तो आपको बताया हुआ है माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन दी है, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से है। उसके बाद बताया है भास्कर, अ प्रोफेशनल क्लाइंबर, क्लाइम द माउंटेन एट द टॉप ऑफ द क्लिफ 800 मीटर अबव द सी लेवल।
तो फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले सी लेवल, एक क्लिफ है ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ, यहां से इसकी हाइट दे रखी है 800 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ what Bhaskar observed, he observed the angles of depression of two ships to be 45 degree and 30 degree respectively. सी लेवल पे दो शिप्स उसको ऑब्जर्व हुए at the angles of depression of 45 degree and 30 degree. ठीक, यहां से हॉरिजॉन्टल देखें तो ये रहा, एक 45 डिग्री पर, एक 30 डिग्री पर, somewhere here. So say the ships are observed at points A and B. Angles of depression दे दिए 45 डिग्री and 30 degree. Clear? We have to find the distance between the two ships. दो ships के बीच में distance means AB distance हमने find करना है। एक चीज, we need to find the length AB and the distance of the nearest ship from the foot of the cliff. Nearest ship from the foot of the cliff. Say PQ is the cliff and Q is the foot of the cliff. So nearest ship का foot of the cliff से distance means AQ distance. ये भी हमने find करना है। तो इस केस स्टडी को करना है तो we need to find AB and AQ. Description I hope all of you can write. तो हमने तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके देखते हैं। ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 45 डिग्री हो गया, ये 800 मीटर है, तो इजीली मेरे को AQ डिस्टेंस मिल रहा है। कितना AQ डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 800 मीटर, बड़े आराम से मिल जाएगा। और हमारे को AB डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो उसके लिए अगर आप ध्यान दो, ये 30 डिग्री का एंगल था, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये PQ 800 है, तो QB डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं यूजिंग टेंजेंट 30 डिग्री। क्यों? PQ अपॉन BQ किसके इक्वल आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब PQ की वैल्यू पता है हमारे को 800, तो यहां से मेरे को BQ मिल जाएगा। BQ विल बी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो BQ की वैल्यू आ गई 800√3। क्लियर? तो यहां से मेरे को मिल जाएगा BQ डिस्टेंस। अब BQ डिस्टेंस वंस आ गया तो मेरे को तो फाइंड करना था AB। AQ भी आ गया, BQ भी आ गया, तो BQ में से अगर मैं AQ को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? AB डिस्टेंस आ जाएगा। तो 800√3 पूरा -800 will give me this much. कौन सा? AB डिस्टेंस। AB डिस्टेंस आ जाएगा। अब 800 कॉमन लिया, √3 -1, √3 की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं 1.73, -1 gives me 0.73. So this is equal to 800 into 0.73. That will give me 584. So first part का आंसर आ गया 584 मीटर। AB डिस्टेंस आ गया 584 मीटर। और दूसरे पार्ट में था AQ डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। AQ डिस्टेंस हमने फर्स्ट पार्ट को फाइंड करने के लिए यूज करा है, तो AQ भी आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ इज 800 मीटर। क्लियर? तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ यू कैन सॉल्व इट। हाँ, डिटेल में सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 2 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू मस्ट अटेम्प्ट इट प्रॉपरली। And finally, passing on to the last question of pre-board 2, that is the second case study based question. Read करते हैं। A house of cards, also known as a card tower or card castle, is a structure created by stacking playing cards on top of each other, often in the shape of a pyramid. Structure built by layering in this way
such as Stonehenge are referred to as House of Cards architecture, which dates back to the Cyclopean and Megalithic ages. Amit made a 12-story classic card castle as shown. ये figure given है. Amit made a 12-story classic card castle as shown. Number 1. Find the number of cards used in the 10th row from the top, and number 2, find the total number of cards used in top 10 stories. Clear? तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कार्ड्स के स्ट्रक्चर्स इस टाइप के देखे होंगे, कार्ड्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. तो दिस डेट्स बैक टू साइक्लोपियन एंड मेगालिथिक एजेस. तो अमित मेड अ 12-story क्लासिक कार्ड कैसल एज शोन. ये तो अभी कितनी स्टोरीज दिखा रखी है हमने, 4 स्टोरीज. ऐसा 12-story स्ट्रक्चर उसने बनाया. क्लियर? अभी तो हमने सिर्फ 4 स्टोरीज दिखा रखी. फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स यूज्ड इन द 10th रो फ्रॉम द टॉप. टॉप से 10th रो. अब अगर हम टॉप रो की बात करें, तो 1, एक इधर 2 और एक ये बेस. तो कितने कार्ड्स यूज हुए टॉप में? 3. उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट रो, 1 2 3 4 ऐसे, 5 6, तो 6 कार्ड्स ऐसे यूज हुए. 4 इधर 2 इधर, तो 6 कार्ड्स यूज हुए. देन नेक्स्ट में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स आर यूज्ड. 3 6 9 एंड सो ऑन. तो जो नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच रो है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रही है, दिस क्लियरली फॉर्म्स एन एपी विद फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 3. ठीक है. अब हमने बताने हैं नंबर ऑफ कार्ड्स यूज्ड इन द 10th रो फ्रॉम द टॉप. ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे ही 10th रो. मींस इस एपी की कौन सी टर्म? वी नीड टू फाइंड द 10th टर्म. 10th टर्म एपी की निकाल सकते हैं, हमें आता है. क्या होता है? a प्लस 9d. a कितना है? फर्स्ट टर्म 3 प्लस 9 इंटू डी. डी कितना है? 6 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस. तो 3 प्लस 27 गिव्स मी 30. तो जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स यूज्ड इन द 10th रो फ्रॉम द टॉप, आंसर इज 30. और इसी के साथ जुड़ता हुआ दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स यूज्ड इन टॉप 10 स्टोरीज. टॉप 10 स्टोरीज में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने यूज हुए? भाई फर्स्ट स्टोरी में 3 कार्ड्स यूज हुए, देन 6 यूज हुए, देन 9 यूज हुए. ऐसे 10 स्टोरीज में टोटल कितने कार्ड्स यूज हुए? अब 10th स्टोरी में कितने कार्ड्स हैं? 30. मीन्स हमारे को क्या फाइंड करना है? ये कितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं. मीन्स आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस एपी. 3 से लेकर के 30 तक. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 10 टर्म्स आर देयर. तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म पता है 3, लास्ट टर्म पता है 30. तो 3 प्लस 30, तो ये हो गया 5. 5 इंटू 33 गिव्स मी 165. So total number of cards used in top 10 stories are 165. Clear? And with this, the discussion of pre-board 2 test number 45 is finally over. Hope all of you have really enjoyed the discussion. But discussion का actual benefit तभी है जब हम पेपर पहले अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करने के बाद डिस्कशन देखें. और डिस्कशन में क्या देखना है? किस किस पॉइंट पे हमारी एरर हुई है. तो जिसने जहां पर भी एरर करी है उनको अपने एरर वाले पॉइंट्स को देखना है, सो दैट जब नेक्स्ट प्री बोर्ड होगा कमिंग संडे को, तो वहां पर हम अच्छे ढंग से तैयारी करके वो प्री बोर्ड दे सकें. और जो गलती इस प्री बोर्ड में हुई है नेक्स्ट प्री बोर्ड में नहीं होनी चाहिए. इसी ढंग से हम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते चलेंगे, सो दैट बाय द टाइम ऑफ द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन वी आर एबल टू स्कोर परफेक्टली. हमें हर एक चीज देखनी है, अपनी गलतियों को खत्म करना है, साथ ही साथ हमें लिखना भी सीखना है. हाउ वी मस्ट राइट द सोल्यूशन.
ठीक है, तो डिस्कशन का बेनिफिट उठाने के लिए डिस्कशन थॉरली देखनी है। हर क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। आप वो क्वेश्चन देखो जिन क्वेश्चन में आपकी एरर हुई, फिर किन स्टेप में एरर हुई। हाँ, सॉल्यूशंस को देख सकते हो, आपने किस वे में करा, मैंने किस वे में करा, किस किस वे में मैंने स्टेप्स लिखे। कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया भी है कि हाउ टू राइट द सॉल्यूशन। क्लियर? तो इफ यू हैव रियली लाइक द डिस्कशन, आपने तो लाइक करना ही करना है। यू हैव टू शेयर द डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनका भी बेनिफिट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। ठीक? And also subscribe to the RN Classes channel on YouTube.